अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वज़ीर आज़म इमरान खान के 100 दिनों की बाज़गश्त। पिछले 3 माह में सबको ये इंतजार था कि 100 दिन के अख्ताम के ऊपर क्या होने जा रहा है। बज़ाहिर देखा जाए तो आज वो 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और खान साहब इस हवाले से 29 नवंबर को कौम को एतबार में भी लेंगे। बहुत सी अच्छी बातें हमने देखी। सिर्फ तनकीदी पहलू नहीं होना चाहिए इस हुकूमत के लिए जो कि अभी सिर्फ 3 माह की उम्र रखती है, लेकिन कुछ अच्छे इक़दाम भी किए गए जिसमें हमने किफ़ायत शारी मुहिम देखी। बहुत सी चीज़ों की क्रॉस कटिंग की गई। हमने देखा कि वुज़रा के गैर ज़रूरी दौरे ख़त्म किए गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि यह कहा गया कि मुल्क भर में तजावुज़ात का खात्मा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट ज़रूर किया लेकिन टेकअप किया गया। डैम्स बनाने के इशू को उसको ओन किया गया, ओनरशिप दी गई उसको हुकूमत की। इसके अलावा हमने देखा कि शेल्टर होम्स बनाने की बात की गई। खान साहब ने जहां बहुत सी अच्छी बातें की वहीं ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां उनसे हो गई। पहले कहा गया कि IMF नहीं जाएंगे, IMF से रुजू नहीं करेंगे, दोस्त ममालिक से किसी किस्म की मदद नहीं लेंगे। फिर यह कहा गया कि एहतसाब होगा, सबका एहतसाब होगा, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ अपोजिशन की शख्सियात का एहतसाब बड़े स्पीडली तरीके से चल रहा था। लेकिन जो हुकूमत की शख्सियात हैं, आजम स्वाति साहब से लेके जिनको जो तनाज़ा था घरेलू उस पर GIT बनने के बाद फैसला किया गया था कि आजम स्वाति साहब उसके मुजरिम करार पाए थे, उसके बावजूद आजम स्वाति साहब अपने ओहदे पे अभी तक बरकरार हैं। अलीम खान साहब अगस्त में हमने देखा कि उनको एहतसाब अदालत में और एहतसाब रेफरेंसेस में उनके बारे में कहा गया कि शायद रेफरेंसेस चलेंगे, लेकिन वो रेफरेंसेस अगस्त के बाद ना तो उनके आगे बढ़ सके ना तो चौधरी बरादरान के आगे बढ़ सके। बाबर अबान साहब से इस्तीफा लिया गया लेकिन उनका रेफरेंस भी हमने देखा कि अभी तक हवा में मुअल्लक है, उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। फिर कुछ तैनातियां जिसमें आतिफ मियां साहब शामिल हैं, रज़ाक दाऊद साहब शामिल हैं इन तैनातियों और फिर इनके मुतनाज़े कुछ इंटरव्यूज के ऊपर भी बात हुई। बड़ी लंबी चौड़ी बहस है लेकिन अगर कंक्लूड किया जाए IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और DPO पाकपतन जैसे वाकयात को, तो लगता यह है कि हुकूमत पहली दफा परफॉर्म कर रही है। कुछ गलतियां जरूर कर रही है लेकिन शायद इसको ये लेवरेज दिया जा सकता है कि पहली मर्तबा हुकूमत करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद आने वाले हफ्तों और महीनों में बहुत कुछ सीख जाएगी और ये गलतियां कम से कम हो सकेंगी। मईशत के दावे और सबसे बढ़कर ये कि वजीर खजाना असद उमर साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। आज हम प्रोग्राम में बड़ा डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि वजीर आजम की कैबिनेट में किसने किस हद तक परफॉर्म किया, हुकूमत की तरजीहात क्या थी, 100 दिन पहले क्या कहा गया और कहां पर पहुंच चुकी है हुकूमत। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमने इमारत की बुनियाद रख दी है, अगले 5 साल में ये इमारत तामीर होगी। क्या ये बुनियाद सही सिमत में रखी गई है और क्या वाकई खान साहब जितने एनर्जेटिक हैं और जितना कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए, क्या उनके साथ जो टीम मौजूद है वो वाकई इसकी केपेबल है या नहीं, जिसको कहा जाता है कि मुशर्रफ साहब की बाकियात हैं। इस पर हमने थोड़ी सी बात करनी है। आगे चलकर हम प्रोग्राम के आखिर में बात करने जा रहे हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग इशू की तरफ। पाकिस्तान और भारत यकीनन करतारपुर बॉर्डर के हवाले से जो एक अचीवमेंट पाकिस्तान की है बॉर्डर खोलने की, उसको खान साहब के लिए क्रेडिट करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से तो शायद सर्द मोहरी है, लेकिन हमने एक रोज पहले देखा कि पाकिस्तानी तलबा की जो एक तस्वीर थी वो फेसबुक पर आई और उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी भारत के अंदर कि ये 2 टेररिस्ट हैं जो कि भारत में दाखिल हो गए हैं। आज खैर उस ड्रामे का भी एक तरीके से मंतकी अंजाम हो गया और वो ये पता चला कि वो स्टूडेंट्स पाकिस्तान के थे और वो तस्वीर भी पाकिस्तान की है। लेकिन इससे क्या सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान बारहा जितने पॉजिटिव मैसेजेस इस हुकूमत के आने के बाद दे चुका है, क्या पाकिस्तान को वहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि सामने से दूसरी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा है। क्या भारत के इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? थोड़ा सा इन इशूज पर भी हमने बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे न्यूज़ में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद है वीडियो लिंक पर। मज़हर साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इसके अलावा मौजूद है सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब भी। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मज़हर साहब सर आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर 100 दिन की कारकर्दगी रेट ना करें, ग्रेड ना करें, लेकिन खुद जो हाइप एक क्रिएट 100 दिन पहले की गई कि 100 दिन में बहुत कुछ करेंगे, आपके ख्याल में PTI ने कितना सफ़र तय किया जितना सफ़र की बात 100 दिन पहले की गई थी उनकी तरफ से? शुक्रिया सना। देखिए कुछ चीज़ें उन्होंने एक तरह से अगर हम कह सकें तो अपनी सिमत का जो तयन किया है वो PTI के बयानिए को सामने रखे तो मुझे कोई उसमें इस तरह की बात नहीं नज़र आती। उनका बयानिया है, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया एक सेट कर दिया है। देखिए इन 100 दिन में जो मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि जहां हम PTI की 100 दिन की कारकर्दगी डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ी अपोजिशन की कारकर्दगी भी 100 दिन की डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल सामने आएगी। हमें हुकूमत जो है, ये मेरी राय है, मुझे हुकूमत जो है वो
ऑन फ्रंट नज़र आती है, वो एग्रेसिव नज़र आती है, उसको आप कह लें कि अपोजिशन मूड में नज़र आती है। उसने अपोजिशन को एक तरह से डिफेंसिव पर डाला हुआ है और अपोजिशन दूसरी तरफ तितर बितर नज़र आती है और वो रिएक्शन ज़्यादा कर रही है, अपोजिशन का एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट का वो देख लें, अगर जायज़ा ले लें, दो तीन चीज़ें हैं। वो इस मामले में बड़े क्लियर नज़र आते हैं कि उन्होंने एहतसाब के अमल को तेज़ करना है, चाहे वो नैब के थ्रू हो, FIA के थ्रू हो। उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया है कि उन्होंने PMLN और पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उन्हें टारगेट करना है। उसमें वो उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, कुछ पुरानी इंक्वायरीज हो रही हैं, कुछ नई इंक्वायरीज इनिशिएट की जा रही हैं और यही वो अपने वोटर को मैसेज दे रहे हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे कि हम इन लोगों को, उनके बकौल इन लोगों को जो करप्शन में मुलव्विस हैं, चोरी में मुलव्विस हैं, इन सबको हम जेलों में डालेंगे, इनको सजाएं दिलवाएंगे, इनको सियासत से आउट करेंगे। तो वो उनका एक बयानिया है और अपने वोटर और उसको वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इदारे बनाने वाला अमल है उसमें सुस्त रफ्तारी नज़र आ रही है और उसमें कोई सिमत भी नज़र नहीं आ रही। यानी आप अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की तरफ चले जाएं, आप पुलिस सर्विस रिफॉर्म्स की तरफ चले जाएं, तो उसमें PTI की हुकूमत में बड़ा वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पंजाब में जो पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से और ब्यूरोक्रेट्स की जो तब्दीलियों के हवाले से है, उस पर बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। तो अगर हम उस फ्रंट पे देखें तो हमें वहाँ सीरियस कमजोरियाँ नज़र आती हैं। और कल एक प्रोग्राम में मैं पंजाब के तर्जुमान खुद ये बात कह रहे थे कि जी देखिए केपी की जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है पुलिस के हवाले से, और पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस हमें नजर आ रही हैं बड़े वाज़ेह तौर पे। तीसरी चीज ये कि अभी देखना ये है कि इमरान खान जब ऐलान करेंगे तो वो जनूबी पंजाब के हवाले से क्या ऐलान करते हैं, वो जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है उनकी क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके हवाले से काम करते हैं। वजारत अब अगर हम खारजा उमूर पे देखें तो उसमें एक हमें मिक्स नजर आता है, जहां वो भारत से दोस्ती की बात कर रहे हैं और ये बॉर्डर खोलना। अच्छा, मजहर साहब, सर खारजा उमूर पे हमने थोड़ा सा आगे बात करनी है। आज जामरा साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी मजहर साहब ने जिक्र किया कि हमें थोड़ा सा अपोजिशन की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, लेकिन चलिए इस पे अगर बाद में आए, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा लिवरेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको दिया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई? उन्होंने कहा जी आप अच्छी लेजिस्लेशन करें, पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। सर लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टोन भी बदलती चली गई। आपके ख्याल में सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितना कुछ कह रही थी, अगर उसमें से 50% भी उसने अचीव किया है, करके दिखाया है, तो क्या बेहतर नहीं है अवाम के मफाद में, या आपको लगता है कि वो 50% भी अचीव नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मजहर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जहां पर हम 100 दिन की हुकूमत की कारगुजारी पे नज़र डालें, वहां पर हम अपोजिशन के को भी 100 दिन के जो टारगेट है उस पर नज़रसानी करें और उससे पूछें कि अपोजिशन का रोल क्या है। तो मेरे ख्याल में इस 100 दिन के अंदर हुकूमत ने अपने वादे पूरे किए या ना किए, मगर अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पर एक मैच्योर अपोजिशन का मुजाहरा किया। और आपने देखा कि खुद मजहर साहब ने भी कहा, और ये चीज रिपोर्ट भी है और किससे ढकी छुपी नहीं, कि इस हुकूमत को जिन जिन मोड़ पर इस 100 दिन में अंदर क्राइसिस आए उसमें अपोजिशन ने उनको साथ दिया और उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, या उन मुजाहरे जो धरने थे स्टेट के अंदर, स्टेट कायम करने वाले, उनमें कम से कम अपोजिशन जो थी वो हाउस के अंदर हुकूमत के साथ खड़ी रही, उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई जो रियासत की रिट को जो वो चैलेंज कर रहे थे। तो 100 दिन के अंदर इस इम्तिहान में अपोजिशन तो आपको मुकम्मल तौर पर पास नजर आती है, मगर हुकूमत के ऊपर जब हम नजर डालेंगे तो इन्होंने किया क्या। अगर हम पार्लियामेंट की कारगुजारी पे नजर डालेंगे तो इन्होंने सेनेट ऑफ चेयरमैन से ये कहा कि आप जो हैं वो इनडायरेक्टली मुंतखब किए गए हैं, और ये ताने बाने उस सेनेट चेयरमैन को कहा जो उनकी पार्टी सूबा बलूचिस्तान में इनकी इत्तेहादी है। इन्होंने असेंबली के दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज में क्या रोल रखा वो मुझे बताने की रिपीटली जरूरत नहीं है, आपकी मीडिया के पास, कैमरा के पास और आपके रिकॉर्ड में महफूज की हुई चीजें हैं। कानून साजी ये नहीं कर सके, स्टैंडिंग कमेटियां ये नहीं बना सके जो पार्लियामेंट में स्पीकर की इंतखाब के 30 रोज के अंदर वो बनानी होती हैं, मगर ये नहीं बना सके। इन्होंने बार बार अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की। हमने कहा ये एक ही नैरेटिव है इनके पास
कि एनआरओ नहीं देंगे। अरे भाई, हम आपको बोलते रहे कि एनआरओ कौन मांग रहा है आपसे? आपके हाथ में तो एहतसाब है नहीं। एहतसाब तो हो रहा है उन एहतसाबी इदारों के अंदर, एहतसाब तो हो रहा है अदालत के अंदर, जो आपके डोमेन में नहीं आ रहे डायरेक्ट। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि एहतसाब होगा, मगर अपोजिशन के लिए, अपनों के लिए नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, सर किस तरह इवेलुएट करेंगे? सर कुछ अच्छे इक़दाम भी पीटीआई ने किए, बहुत से बुरे जरूर होंगे, लेकिन क्या कुछ अच्छे इक़दाम को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? और जिस तरह दामरा साहब कह रहे हैं सर कि हमने 6 महीने कहा था कि आप अपने आप को 6 महीने दें, आपने खुद 3 महीने की डेडलाइन रखकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। मैं तो सिर्फ अपने शहर के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मैं शहर को ही एक स्टेट समझता हूँ, एक रियासत समझता हूँ, क्योंकि वहीं पे गवर्नेंस होती है, वहीं पे थाना होता है, वहीं पे कचहरी होती है, वहीं पे सफाई का मसला होता है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट होती है, वहाँ पे बगैर नक्शे की बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे करप्शन होती है, वहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे डांट के स्कूल होते हैं, ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे टॉयलेट भी नहीं होते हैं। तो मैं तो अपने आप को उस हद तक ही महदूद रखूंगा, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर नहीं सकता जितनी मेरे दोस्तों ने की है। मसला है कि लाहौर शहर तो मुझे यकीन लग रहा है, जिस दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत गई है, उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आया, उसके भी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने लाहौर से क्या बदला लेने का फैसला किया। लाहौर की सफाई का निज़ाम तबाह बर्बाद है। लाहौर के अंदर इंक्रोचमेंट इस हद तक बढ़ गई है कि हैरान होता हूँ मैं कि ये जो तब्दीली का नारा लेके आए थे, क्या ये इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं? और अगर ये इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं तो इसके पैसे कौन ले रहा है? क्योंकि साबका हुकूमत पे तो ये इल्जाम बड़ा वाज़ेह था कि ये जो इंक्रोचमेंट होती है उसकी मालियत 80 करोड़ से 1 अरब रुपया सालाना होती है, जो मुख्तलिफ महकमों में तकसीम होती है। अब इंक्रोचमेंट बढ़ गई है तो साहब वो मालियत भी 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, और ये देख रहे हैं। अब आगे चले, ट्रैफिक का निज़ाम इनके काबू में नहीं आ रहा। 12 अरब रुपए के कैमरे लगाए गए और ट्रैफिक जो है वो हर चौक में आपको नजर आएगी, वो फंसी हुई है, चल नहीं रही। इनके नज़दीक ये ट्रैफिक का मसला कोई मसला नहीं है, इनके नज़दीक सफाई का मसला कोई मसला नहीं है। जो BRT बनाई गई थी उसके जंगले टूट रहे हैं, उसके जो ओवरहेड ब्रिजेज हैं उनकी छतें ख़त्म हो रही हैं, उनके टॉयलेट गंदे पड़े हैं, ये भी इनका मसला नहीं है। ये ग्रीन पाकिस्तान की बड़ी बात करते हैं। जितने भी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने ग्रीन डेवलपमेंट की, जिसको हम डिपॉजिट वर्क पे कहते हैं, उसके बारे में फैसला किया गया कि वो 300 के 300-400 माली निकाल दिए जाएं और वो डिपॉजिट वर्क बंद कर दिए जाएं। आगे चले जी, ना तो दवाइयों के ऊपर कोई चेकिंग का मसला है। अगर आप कारकर्दगी देखें फूड अथॉरिटी की गई पहली की और पिछले 3 महीने की, तो आप हैरान रह जाएंगे, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। अब आगे चलते हैं, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके तो बस में कोई बात ही नहीं है। हर जगह पे मस्जिद ग्रोथ हो रही है, बिल्डिंगों की, प्लाजों की, और जो भी खराबी का लफ्ज हो सकता है। तो मैं तो लाहौर को तो एक सिटी स्टेट समझता हूँ, मैं समझता हूँ ये एक रियासत है। अगर लाहौर सर, लेकिन पीटीआई तो ये कहती थी कि सारा पैसा नून लीग ने लाहौर में लगाया, तो ऐसा तो नहीं कि इस वजह से वो लाहौर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे कि ऑलरेडी इसके ऊपर इतना काम हो चुका है, वो दूसरे शहरों पे काम करना चाहते हो? जी ना, बात फोकस करने की नहीं है, बात गवर्नेंस की है, बात इम्प्लीमेंटेशन की है। तो क्या मतलब है, ये BRT उखाड़ के फेंक दी जाए, इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, इसके जंगले उतार लिए जाए, इसकी लाइटें फ्यूज हो जाए, इसके बल्ब चेंज न किए जाए, शहर में गंदगी फैल रही है, गंदगी को और फैला दिया जाए। ये बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है। ये तो वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एक जमाने में किया था। ऐसा नहीं चलेगा। और ये मैं बात आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताऊं कि ना तो मुझे पता है कि बीजिंग क्या कह रहा है, और अपना ना मुझे ये पता है कि मॉस्को में क्या हो रहा है, ना मुझे ब्रसेल्स में पता है क्या हो रहा है। मुझे तो ये पता लग रहा है कि मेरे शहर में क्या हो रहा है, और मेरे शहर में ये पार्टी कहीं भी नहीं है। और इस पार्टी की तमाम जो गुफ्तगू है वो कागजों की हद तक महदूद है। इन्होंने हर चीज जगह पे अपने अपने बंदे मुकर्रर कर दिए हैं, अपने चेयरमैन लगाए हैं, अपने वाइस चेयरमैन लगाए हैं, अपनी मर्जी की तैनातियां की हैं। ये मुझे बताएं कि लाहौर के थानों में पिछले 3 महीने में क्या तब्दीली आई,
ये मुझे बताएं कि लाहौर के ट्रैफिक निज़ाम में क्या तब्दीली आई, और मुझे सिर्फ ये बता दें कि लाहौर के जो 9 TMA का एरियाज है वहाँ पे तजावुज़ात का खात्मा किस हद तक हुआ। बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा सवाल है। अच्छा, इसमें सर जो पिछले 2 माह में सर ये क्वेश्चन सिर्फ इफ्तिखार साहब, मैं सदाकत साहब बैठे हुए PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके पास ले आती हूँ, उसमें थोड़ा सा एड ऑन भी कर देती हूँ सर कि पिछले 1-2 माह के दौरान बड़े बल्क में सर ब्यूरोक्रेसी में तबादले हुए, स्पेशली पंजाब में। सर इसकी क्या वजह है, इसकी भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि क्या बुज़दार साहब पूरी टीम्स को रीवैम्प कर रहे हैं, उनको रुकावट थी, सियासी तौर पर वो उससे मुतासिर हो रहे थे, क्या वजह थी कि इतनी ज़्यादा रीअपॉइंटमेंट्स की गई और उनको रीशफल किया गया? सर ना पहली बात तो ये है कि आपने 100 दिन का सवाल किया था। इफ्तिखार साहब का बड़ा एहतराम है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो लाहौर म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज़ की बात की है। मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान की बात की है। 100 करोड़ का शहर है भाई। इफ्तिखार साहब जरा प्लीज मुझे बोलो, मुझे मेरा मौक़िफ़ तो दें। ये समझने की बात है कि 100 दिनों में यहाँ पे सफाई के महकमे हैं, यहाँ पे तालीम के महकमे हैं। बिल्कुल ठीक है इफ्तिखार साहब, सर आपकी बारी 24 मिनट बाद आई थी, मेरी उसके भी 6 मिनट बाद आई है। सर वैसे गलत बताया था इफ्तिखार साहब ने, 15 मिनट बाद। मैंने कहा आपकी बारी 24 मिनट बाद आई थी, मेरी उससे भी 6 मिनट बाद आई है। मुझे भी मौका कहने की बात है, सिर्फ 7 मिनट बोला हूँ। अच्छा नहीं, मैं उसके बाद 24 से 7 31 हो गए। अच्छा, कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि 100 दिनों में कोई ऐसा महल नहीं था जो हम इफ्तिखार साहब के लिए तैयार करके रख देते। 100 दिनों में सिर्फ आप स्ट्रक्चरल डिसीजन करते हैं, लेजिस्लेशन नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं। ऑपोजिशन सर सुन लेना, सर सुन लेना भाई, आप मुझे बोलने दें। लेजिस्लेशन नहीं हुई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि लेजिस्लेशन जो है वो कमिटीज नहीं बनी जिसके थ्रू लेजिस्लेशन होनी है, और वो होगी। हमारे पास अभी 57 मंथ रहते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बात ये कि डायरेक्शन टॉप कमेटी उसी का फैसला नहीं हो सका। 100 दिनों में डायरेक्शन सेट होनी थी। अगर आप मुझे मौका दें, सबसे पहला इशू था इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, बैरूनी आपकी तजारत और आपके फिस्कल प्रॉब्लम्स। बैरूनी तजारत में आपने रिमार्केबल अचीवमेंट्स की, शहरियों से वोट मांगने बंद कर दो। रिमार्केबल अचीवमेंट की, शहरियों से वोट बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था। हमने IMF को आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी ओरिएंटेड है। इफ्तिखार साहब, फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, ये कोई बात नहीं। आप सारी बातें करके हुकूमत नहीं, 4 बंदों ने बोला है, चला रहा है, यहाँ चीफ मिनिस्टर चला रहा है, लाहौर को चला कौन रहा है? आंसर माय क्वेश्चन। सर अब आपकी बात का मैं भी तो जवाब दूं ना, हुकूमत का भी तो मौका ले लेना। 4 बंदों ने तकरीर की है, मुझे बोलने नहीं दे रहे आप लोग। सर आपको भी पूरा चाहता हूँ। हकीकत। अच्छा इफ्तिखार साहब, सर पॉइंट तो आने देना, सर उनको पॉइंट ऑफ व्यू तो पहली बात समझने की है, अगर मुल्क होगा, मुल्क की मईशत चलेगी, लाहौर भी चलेगा, कराची भी चलेगा, पेशावर भी चलेगा, कोयटा भी चलेगा। आप कह रहे इकोनॉमी बेस्ड रहा सबसे पहली बात ये, जो जिनकी तारीफें कर रहे थे वो डाके मार के गए, मुल्क को लूट के गए। सुने ना, अगर आप सुन ले थोड़ी सी, मुझे भी बोलने दे। लूट के गए, मुल्क की फॉरेन का जो आपके पैसे थे सारे खा के चले गए, ऐसे फजूल मंसूबे दे के गए कि मुल्क के पास अपना खर्चे चलाने के पैसे नहीं थे। 1200 अरब रुपया प्रिंट करके पिछले साल गए, 900 अरब रुपया बजट से ज्यादा नवाज शरीफ हुकूमत खर्च करके गई। हमने इसको टैकल करना था। एक फॉरेन फ्रंट पे किया, 4 मुल्कों के दौरे किया। आप 100 दफा कहें यू टर्न लिया इमरान खान ने, लेकिन नहीं जाना था बाहर, लेकिन इसलिए गया कि पाकिस्तान के साथ। लेकिन प्राइवेट प्लेन में तो जाना जरूरी नहीं था ना, उन्होंने कहा था मैं कमर्शियल फ्लाइट्स लूंगा, ये तो उन्होंने खुद से किया ना, ये तो अवॉइड किया जा सकता था। आपका प्रॉब्लम था उसको हैंडल किया, आपके मुल्क को पहली दफा विजन दिया। ये तो मैं बात करूंगा, सरिये सीमेंट से बाहर नहीं आते थे, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का विजन दिया, सिटीजन पोर्टल और ई गवर्नमेंट का आपको पोर्टल दिया। पहली दफा आपने फॉरेन फ्रंट पे पाकिस्तान, सुन लेना जरा, अभी वो सर अभी लाहौर में 10 दिनों में दरख्त नहीं लगते ना सर, वो ना निकलते हैं बाहर। अच्छा मुझे जनरल सर बताएं, अगर लाहौर से हटके भी बात करें, ओवरऑल क्या किया? तो आपने 100 बिलियन, सर उसमें कुछ दोस्तों की तैनाती, आपने 10 बिलियन दरख्त लगाने, उनका प्लान बनाना है, गवर्नमेंट का काम है, कोई एक म्यूनिसिपैलिटी का ये काम नहीं है, ये PHA लाहौर का काम नहीं है, पूरे पाकिस्तान का काम है। आप कह रहे हैं बंदे क्यों तब्दील किए? असल में बात यह है, गवर्नमेंट आई, आपको आदत नहीं, सूबे पे नई अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लेके आ रहे। हमने जो अपना प्लान बनाया,
उसके माइंड के मुताबिक हम अपनी ब्यूरोक्रेसी लेके आ रहे हैं। मर्जी की ब्यूरोक्रेसी या जो केपेबल लोग हमारा विजन कैरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ब्यूरोक्रेसी ने एग्जीक्यूट करना होता है। जिन लोगों में कैपेसिटी हो, इससे पहले तो जाती खिदमत करने वाले लोग लेके आए थे। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट शो की, एंटी करप्शन की, गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी ड्राइव। सर आपने बहुत अच्छा किया एंटी करप्शन की आपने बात की। मुझे जरा नैब पे बात करनी है कि नैब एक वन साइडेड मूवमेंट। मैं आप आपने 5 दिनों की बात, मैं आप ही से शुरू करूंगी जहां आपने बात की अकाउंटेबिलिटी के। एक मुख्तसर वक्फे के बाद सदाकत साहब से काउंटर इस पे आर्गुमेंट लेंगे कि एक तरफ नैब के बारे में ये बात कर रहे हैं कि बहुत एम्पावर किया, वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं उनके केसेस जुलाई और अगस्त के बाद परस्यू नहीं किए जा सके, जबकि दूसरे केसेस में क्या स्पीड है और किस तरीके से काम हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सदाकत साहब से हमने बात की थी, जहां बाकी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि शायद पीटीआई से जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरह अचीव नहीं हो सकी। सदाकत साहब थोड़ा सा इसको क्विक रखिएगा सर, कि आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, एंटी करप्शन के महकमे को आप फाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहली सीढ़ी की तरफ आए, आप एहतसाब के हवाले से कुछ कवानीन लाना चाहते हैं, अपोजिशन भी चाहती है कि उसमें कुछ तरामीम हो। उससे पहले अगर हम नैब की अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो सर हमें सिर्फ अपोजिशन ओरिएंटेड लगती है। हुकूमती जो लोग हैं उनके केसेस जुलाई अगस्त के बाद उस तरह बढ़े ही नहीं आगे। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट और नैब की बात करेंगे तो वो हमारी एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं है। उन पे जो तनकीद जैसे आप सुन लें मैं भी सुन लूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, इस पाकिस्तान में इदारों को अकाउंटेबिलिटी सिखाई है हमने जब हम ऑपोजिशन में थे। हमने स्टैंड लिया, हम स्टैंड न लेते तो ये कई पनामे इससे पहले हजम कर गए थे। इमरान खान ने स्टैंड लिया, हमने खड़े होकर उस पर पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट और इदारों को हमने अपना एक पॉलिटिकल विजन दिया। आज भी इमरान खान बार बार करप्शन के खिलाफ इसलिए बात करते हैं, इदारे भी सुन लें कि कौम का विजन ये है और कौम का विजन कैरी करना इमरान खान ने। लिहाजा अगर नैब में कोई खामी है तो क्रिटिसाइज करें नवाज शरीफ और जरदारी को। कानून में कोई शुक्म है उनको करें, वो कानून बदल सकते थे। अगर नैब का कहीं पे प्रोसिक्यूशन में सख्ती है तो नैब कोई अदालत नहीं है इंसाफ करने का। नैब ने चोरों से पैसा निकालना है, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करनी है। वो एक क्या कहना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो एक प्रोसिक्यूशन का इदारा है। लिहाजा अगर उसमें कोई खामी है तो उनसे पूछें। चेयरमैन नैब उन लोगों ने बड़ा चुन के बड़ा अपनी मर्जी से सर वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ अभी सबूत इन प्रोसेस हैं वो अपनी बेल आज तक अप्रूव करवा रहे हैं। नहीं हूं, लेकिन हम नैब को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पूरी तरह कह रहे हैं कि ये आपको भी लग रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को पकड़ना है, हमारे पास क्या था, बाबर अवान साहब 4-5 दिन उन्होंने कैबिनेट में गुजारे, सिर्फ बाबर अवान साहब का केस था, वो सिर्फ बाबर अवान साहब का केस था सर, उनको सरेंडर किया। अगर किसी और मुझे मदर साहब की तरफ जाने दें, हम सरेंडर करेंगे। लेकिन इशू आखिरी जुमला, अभी पीटीआई ने जो एहतसाब का जो बिल लेके आने और जो केसेस तैयार किए हैं, आपको नजर आएगा कड़ाके वाला जिस तरह। लेकिन सर ऑपोजिशन के साथ इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, गवर्नमेंट लगता नहीं है कि उस ऑर्डिनेंस के ऊपर काम हो सकेगा। मज़े साहब सर ये फरमाएगा कि सदाकत साहब कह रहे हैं कि बड़ा इंडिपेंडेंट नैब है, ठीक है, अगर इसको एक मिनट के लिए सही मान लें, आपके ख्याल में सर क्या अलीम खान साहब से लेके आजम स्वाति साहब की जो जीआईटी की रिपोर्ट थी, कहा गया कि जी वही मुल्जिम है, उनका ही सारा कसूर है, उसके बावजूद वो अभी तक अपनी मिनिस्ट्री पर मौजूद हैं। आपके ख्याल में सर क्या सारी जिम्मेदारी नैब पर डाल दें, या आपको लगता है कि नैब की ख्वाहिश भी है कि ऑपोजिशन के लोगों को ज्यादा एंगेज किया जाए केसेस में? देखिए, ये नैब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसे इंगेज करे। नैब की जिम्मेदारी ये है कि जिसके खिलाफ वो इंक्वायरी कर रहे हैं वो इंक्वायरी बहुत ही गैर जानिबदाराना होनी चाहिए, और ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि आपकी इंक्वायरी वन साइडेड हो रही है। सर वो कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी। मैं हैरान जी, मेरी बात तो सुन लें पहले, कंप्लीट तो करने दिया करें। ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। देखिए, अभी हम फौरन रिजल्ट्स चाहते हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं। मैं तो ये तो इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि जी 100 दिन में हम अपनी सिमत का तयन करेंगे, वरना किसी ने नहीं कहा था कि आप 100 दिन के अंदर अपनी सिमत का तयन करें, आपके पास 5 साल है। लेकिन मैं इस वक्त हैरान हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब की ये बात सुनकर कि जी सिविल सर्विस के हवाले से जो इन्होंने बात की है, तो इन्होंने तो अपने पूरे बयानिए को पलट दिया है। आप तो ये कहा करते थे कि सिविल सर्विस को गैर सियासी किया जाएगा,
ब्यूरोक्रेसी को गैर सियासी किया जाएगा, पुलिस को गैर सियासी किया जाएगा। अभी आप क्या बयान दे रहे हैं? आप बयान ये दे रहे हैं कि जी गवर्नमेंट विजन, जो गवर्नमेंट के विजन को आगे लेके चल सके। मज़हर साहब को सर टाइम नहीं मिल सका, सियासी को गैर सियासी कर रहे हैं। जी मज़हर साहब। जी सर, गैर सियासी नहीं कर रहे ना, आप तो कह रहे हैं कि मेरे विजन को वो आगे लेके बढ़ेंगे, ये गैर सियासी होता है? मेरे भाई कम से कम सिविल सर्विस के रूल्स तो पढ़ लें आप। आपने एक टास्क फोर्स किस लिए बनाई है सिविल सर्विस की? कि वो रिफॉर्म्स एजेंडा दे। आज ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट विजन देगी और इनका काम उसे इंप्लीमेंट करना होगा। आप जरा कायदे आजम का विजन पढ़ लें सिविल सर्विस के हवाले से। ना पीपुल्स पार्टी ने उसे फॉलो किया, ना मुस्लिम लीग नून ने उसे फॉलो किया, और ना ही आप उसे फॉलो कर रहे हैं। अब आप ये नहीं होता यह है कि आप अपनी पॉलिसी देते हैं, अपना विजन देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का ये काम होता है कि वो ये देखे कि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स है या नहीं है। पुलिस सर्विस में आपने नासिर दुर्रानी साहब को लाए, आपने कहा कि वो रिफॉर्म्स वो करेंगे, वो इस्तीफा देके चले गए। अब आप अपॉइंट कर रहे हैं, खुद ही हटा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी सेटिस्फाई नहीं है हम, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो मेरा ख्याल है अभी आपके पास बड़ा वक्त है, इस चीज को रिव्यू करें कि एक्चुअली आप चाह क्या रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि सिविल सर्विस आपके कहने के मुताबिक चले, जो माली में भी लोग चाहते थे, या आप ये चाह रहे हैं कि सिविल सर्विस प्रोफेशनली चले? इंडिपेंडेंट होके चले। बिल्कुल है, आपकी मर्जी के मुताबिक चले या अकॉर्डिंग टू द रूल्स चले, इस चीज को तय कर लें। ये बहुत गलत विजन है जो आप दे रहे हैं। ये वही विजन है जो मुस्लिम लीग नून का विजन था, ये वो विजन है जो पीपल्स पार्टी ने अपने विजन को आगे बढ़ाया। इसमें आप सिविल सर्विस को गैर सियासी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मतलब के लिए आप उसको वो कर रहे हैं जिस चीज को आप कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अभी आपके पास बड़ा वक्त है सीखने का, इस चीजों को रिव्यू करें, वरना आज आपको ये फायदा होगा और लेकिन कल आप जब ऑपोजिशन में होंगे तो आप इसी चीज को कर्ज कर रहे होंगे, जब आने वाले इसी तरीके से आपके मनपसंद लोगों को निकालेंगे। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अभी आपके पास बड़ा वक्त है, बड़ा टाइम है आपके पास रिफॉर्म्स करने का, तो इसमें जल्दबाजी ना करें, ना ही अपनी कोई डेडलाइन सेट करें। किसी की जरूरत नहीं है कोई डेडलाइन की। लोग खुद ब खुद देखेंगे कि आप अगले 1-1.5 साल में आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होती हैं, आपकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या होती हैं, आप इदारे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो आपके पास वक्त है, इस चीज को ठंडे दिल से सोचें, लेकिन खुदारा ऐसी बातें ना करें जो आप अपने ही बयानिए का तजाद आप पेश कर रहे हैं इस वक्त, अपने ही बयानिए की नफी कर रहे हैं आप। अच्छा मज़हर साहब, इसमें सर अच्छी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कोई डेडलाइन देने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिशन तो सर खुद ये चाहती है कि ये जितना मैक्सिमम टाइम लेना चाहे ले, लेकिन जो वादे किए उनको अमल उन पे कर सके। धामरा साहब, सर ये जो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, इवन फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा है कि अगर उनका बस चले तो वो एक दिन भी इस गवर्नमेंट को ना रहने दें। सर क्या ऑपोजिशन ये चाहती है वाकई सही मायनों में कि जितनी डेडलाइन और जितने कुछ कहा गया इलेक्शन के टाइम पे वो सब कुछ साबित करके दिखाए पीटीआई अगर कर सकती है तो? ये आपको लगता है कि जिस तरह खान साहब ने कुछ रोज पहले कहा था कि हुकूमत की टांगे खींचने की कोशिशें की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है ऑपोजिशन वाकई कोशिश कर रही है इसकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के साथ जो एक मेन इशू है वो है ओवर स्मार्टनेस का। ये ओवर स्मार्ट बन गए और अपने कद-बुद से ज्यादा वादे कर गए, इसलिए जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें ये कहीं भी अपने एक वादे को पूरा करते हुए नजर नहीं आते। और दूसरी बात, अभी अब्बासी साहब ने कहा कि अभी तो हमारे पास 57 महीने हैं। देखें अब्बासी साहब, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इन 3 माह के अंदर या 100 दिन के अंदर जो आपने खुद टारगेट रखा था उसमें आपने बड़े शादमाने बजाए कि जी मुल्क क्राइसिस में है, मुल्क को लूटा गया है, और 4 दौरे आप कर चुके हैं। उसमें अब तक स्टेट बैंक के मुताबिक $1 अरब जो है वो आपके पास आया है। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं, कहीं तो आप हमें मुतमिल करें। हाँ, एक तरक्की जरूर हुई है, वो तरक्की ये हुई है कि आप टॉक शोज के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की यहां पर डिफेंस करते हैं हुकूमत को, और जितनी भी तकारीरें टॉक शो के अंदर करते हैं अपने आप को मुतमिन करने वाली बात है। कौम मुतमिन नहीं हो रही, कौम आपके स्टेट को देख रही है, कानून साजी आप नहीं कर सके। और दूसरी बात, महंगाई का जो बम अरबों रुपए का आपने कौम के ऊपर गिरा दिया है, जरा उसकी तो जस्टिफिकेशन दें कि आप जब कर्जा अपने दोस्त मुमालिक से भी लेके आते हैं, कह रहे हैं कि मिल जाएगा, जबरदस्त बात हो गई। आप कह रहे हैं कि फिर चंद शराइत के ऊपर चंद $1000 अरब के लिए हमें IMF से बात करनी पड़ेगी। जी जनाब कीजिएगा, हमने पहले ही कहा। उसके बाद फिर महंगाई करने का उसकी तौहीद ये दे रही है पीटीआई कि कुछ था ही नहीं खजाने में।
सर वो तो कह रहे हैं कि खजाने में कुछ था ही नहीं, मुल्क किस तरह चलाते? देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये खजाना जब हुकूमत चली गई उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये तो निजाम चल ही रहा था ना। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि हम दोस्त मुमालिक से इमदाद लेके आए, अब हमें जरूरत नहीं है IMF के पास जाने की। मगर मैं अब भी आपके प्रोग्राम में चैलेंज से कह रहा हूं कि ये हुकूमत जाएगी और उनकी शरात मानेगी। ये अपोजिशन इस पे सियासत नहीं कर रही। हम खुद उनको कहते थे कि आपको जाना पड़ेगा, मगर अरबों रुपए की महंगाई इन 100 दिन के अंदर, वो जो टारगेट इन्होंने अचीव किए हैं ना, मैं वो आपको बता रहा हूं। 100 दिन का जो टारगेट इन्होंने अचीव किया, मैं वो आपको बता रहा हूं कि जो अफसर इनका काम नहीं करे उनको काम से निकाल के बाहर जाना है। अब क्यों पीटीआई ने अंडरस्टैंड नहीं किया? ठीक है, अब पीटीआई ने उसको क्यों अंडरस्टैंड नहीं किया? क्यों खान साहब ने ये नैरेटिव दिया कि जी IMF, आखिरी बात, वो उनकी गलती थी। जी आखिरी बात मैं कह रहा हूं, अब्बासी साहब ने भी फरमाया, आखिरी बात के अब्बासी साहब ने फरमाया कि इन्होंने एक ऐसे मंसूबे जो अवाम दुश्मन थे, जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था, ये वो छोड़ के गए, इसलिए लाहौर के अंदर प्रॉब्लम है, जो भी लाहौर शहर के हवाले से डिबेट हुई। तो आप अब्बासी साहब बताएंगे कि वो जो आपने मंसूबा 29 अरब रुपए का मेट्रो का पंजाब KPK के अंदर आपने शुरू किया था, वो अब 86 अरब को तजावुज कर रहा है। तो वो क्या अवाम की हिमायत में फैसला था जो टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा चल पड़ा? और आपने, अब क्या कहूं कि आपने एहतसाब कमीशन KPK के अंदर बंद कर दिया, आपने बंद कर दिया, आपके चीफ मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन कर दिया। और दूसरी बात कि नेब के अंदर और उस किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो PTI में शमूलियत इख्तियार करेगा। अच्छा दामरा साहब, सर पॉइंट आ गया, ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या अपोजिशन की कोई पार्टी इनके खिलाफ कोर्ट गई? धांधली की बात सबने की सर इलेक्शन में, माजरत के साथ मैं वैसे अब्बासी साहब की जगह आर्गुमेंट दे रही हूं, लेकिन कोई एक भी प्रूफ लेके कोई कोर्ट गया? जिस तरह खान साहब पिछले इलेक्शन में पहुंच जाते थे रोज कि जी फला हल्के में धांधली हुई है। इफ्तिखार अहमद साहब, सर ये फरमाएगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट भी अपोज किया था। इफ्तिखार साहब, हमने उस वक्त अपोज किया था। अच्छा धामरा साहब, सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ सर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट से रुजू किया है, पार्लियामेंट से हमने रुजू किया है। कमेटी बन रही है ना, खट्टर साहब को उसका सरबराह बना दिया। क्या एक्सपेक्टेशन में जाने की बातें बात की हैं? इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे जब सरबराही पीटीआई से होगा? अच्छा ठीक है, पॉइंट आपका आ गया सर। इफ्तिखार साहब, सर ये फरमाएगा कि देखिए मेंबरान है उसमें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो खुद मुख्तियारी पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है ना कि हम पॉइंट आ गया सर। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ सर। ठीक है सर, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। इफ्तिखार साहब, सर मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि फॉरेन पॉलिसी पे पीटीआई पे बड़ी तनकीद हो रही थी। सर आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफगानिस्तान, अमेरिका और इन इशूज से रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाई है? खान साहब ने कहा था मैं 3 माह तक कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके 1.5 माह बाद वो सऊदी अरब चले गए। उन्होंने कहा था मैं कमर्शियल फ्लाइट लूंगा, प्राइवेट प्लेन्स में गए, चलें ये भी ठीक है। आपके ख्याल में क्या मियां साहब से बेहतर फॉरेन पॉलिसी हैंडल कर रही है 100 दिन में, अगर इवैल्यूएट करें तो? सर देखिए, पहले मैंने आपको पहले हिस्से में बताया कि मैं नहीं जानता कि बीजिंग में क्या हो रहा है, मॉस्को में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, वाशिंगटन में क्या हो रहा है और लंदन में क्या हो रहा है, ब्रसेल्स में क्या हो रहा है। मैं तो फिर वापस आऊंगा अपने शहर को। जो जमहूरियत है ना, जो डेमोक्रेसी है ना, वो शुरू ही एक छोटी सी स्टेट से हुई थी और ये ही जमहूरियत है। और जिस म्यूनिसिपैलिटी का आप मजाक उड़ा रहे हो, उस म्यूनिसिपैलिटी की कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में नशिस्तें हैं और उस म्यूनिसिपैलिटी का 1.5 करोड़ शख्स रहता है उस म्यूनिसिपैलिटी में। आपने उस सारी ये बात कह के उन 1.5 करोड़ अफराद की तौहीन की है। आपने तौहीन की आपने आपने छोटा समझा है इस बात को कि वो एक म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सी कुछ तीर चला रही है 30 दिनों में? प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर लास्ट फ्यू मिनट्स है मेरे पास, मुझे क्विकली बता दें सर कि ये जो भारत से रिलेटेड ये इंसिडेंट हुआ है, आपके ख्याल में मुझे एक तस्वीर लीक हुई है, उसके बाद डिबेट हो गई कि ये भारत के साथ खान साहब इससे पहले जो गुफ्तगू करते थे बिल्कुल डिफरेंट नजर आए एज अ प्राइम मिनिस्टर। बड़े इनिशिएट किया उन्होंने कि बेहतर हो मामलात, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? इसका मतलब भारत हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा पड़ोसी है, हमारे से उसकी दुश्मनी है। लेकिन ये मसाइल जिंदगी में और आपकी तारीख में हाल तो होते हैं।
हमने प्राइम मिनिस्टर ने आते ही गुडविल जेस्चर उनको दिया, उनका रिस्पांस नेगेटिव आया। अभी जो हमने करतारपुर वाला बॉर्डर खोला है, आप सुने इंडिया का रिस्पांस को इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपका कद काठ बढ़ता है जब आप इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं फॉरेन फ्रंट पे। तो दुनिया आजकल ग्लोबल विलेज है, आज का ट्विटर सारे लोग पढ़ते हैं, तो दुनिया में आप देखिए कितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम दुनिया को इस बात पे मजबूर करें कि भारत का जो रवैया है वो एक अच्छे पड़ोसी का नहीं है, उसको अपनी ताकत का जोम है, और उस ताकत का जोम कभी पाकिस्तान के लोग ना मानते हैं, ना पाकिस्तान के इदारे मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम अपना एक कद जो बैनुल-अक़वामी जो एक बरादरी है उस पे बड़ा पीटीआई नहीं करेगी आपके ख्याल में? मियां साहब का तो मैं कहता हूं उनका तो कोई अक्लमंदाना नहीं था। एक आप पॉलिसी लेके चलते हैं जिसमें दुनिया में आप ये इमेज देते हैं कि आप एक मैच्योर नेशन है, और वो इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं। बच्चों की 2 तस्वीरें लगा के उनका मीडिया पूरा ड्रामा कर रहा है। किस्सा भी खत्म हो गया। मज़ीद साहब सर, ये जो 2 लड़कों की तस्वीर थी और बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान के ही रिहायशी हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक निकला, सर आपके ख्याल में ये पहला इंसिडेंट नहीं होगा जिसमें भारत ने इस तरह किया होगा, लेकिन क्या पीटीआई का जो रिस्पांस अभी तक रहा है बहुत से इश्यूज में, करतार सिंह बॉर्डर खोलने से लेके और दीगर, बार बार खान साहब ने मैसेज भेजा है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, लेकिन वहां से जो कोल्ड रिस्पांस आता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसी लाइन खास तौर पर ताल्लुकात से मुतालिक सही है? जी मेरा ख्याल है सही है। देखिए आप हमेशा ये जब आप ये मैसेज देते हैं ना, जिस तरह आपने बॉर्डर खोलने की बात की, जिस तरह आपने अपनी इनॉग्रल सेरेमनी में उनके लोगों को इनवाइट किया, और उनकी तरफ से अगर इनकार भी होता है तब भी आपका नुकसान नहीं होता, इसलिए कि दुनिया में आप ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आप अमन की तरफ जाना चाहते हैं, आप अमन की बात करते हैं, इसलिए ये बॉर्डर खोलना हो या किसी को इन्वाइट करना हो इसमें वो नहीं है। लेकिन अगर माजी के मुकाबले में अभी आप देखें, माजी से मुराद पीटीआई की गवर्नमेंट ही की बात कर रहा हूँ, देखिए ये कोई नेगेटिव उनकी तरफ से नहीं आया है, यानी उनकी वजीर खारिजा और शाह महमूद कुरैशी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि इंडिया का रिस्पांस पॉजिटिव है। देखिए जो इनकार किया सुषमा स्वराज ने, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने माजरत की है कि चूंकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं इसलिए वो नहीं आ सकती। जो इसी तरीके से जो नरेंद्र मोदी का बयान आया है, उन्होंने भी बॉर्डर खोलने के फैसले को वेलकम किया है, और उनके 2 वजीर आ रहे हैं पाकिस्तान, और मोदी साहब का पैगाम भी लेके आ रहे हैं, मैसेज लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक अपर हैंड इसमें हासिल है, और ये मेरा ख्याल है इमरान खान की अच्छी स्ट्रैटेजी है, बेहतर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। आप उनको और आगे वो करेंगे तो दुनिया ये जरूर बात करेगी कि पाकिस्तान जितना रिस्पॉन्सिव है उतना इंडिया रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा। अब ये जो एक्सट्रीमिज्म वाली सूरत हाल है, भारत में एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और मोदी उस गवर्नमेंट का बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट प्लेयर है, और इसीलिए मोदी साहब ने ये जो दो बच्चों वाला वाकया हुआ है, ये इंडिया को एक्सपोज करते हैं इस तरह के वाकयात। तो आपको बुनियादी तौर पे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है, मुझे तो इसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही। अच्छा, लास्ट मिनट है धामरा साहब, सर क्विकली ये कि क्या पीटीआई की जो दूसरे मुमालिक से ताल्लुकात की स्ट्रैटेजी है उसको एज अ अपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी इंडोर्स करती है, साथ खड़ी है उनके, चाहे अमेरिका से ताल्लुक हो, अफगानिस्तान से हो या सर भारत से हो? देखिए पहली बात तो जहां तक खारजा पॉलिसी के पे आप मेरा कमेंट्स मांग रही हैं, तो ये सिर्फ पीटीआई के क्रेडिट में नहीं जाएगा कि पीटीआई क्योंकि ये सोच रही है या चाह रही है तो इसलिए ये खारजा पॉलिसी में दोस्त ममालिक हो या पड़ोसी ममालिक से जो भी ये स्ट्रेटजी बन रही है उसमें खालिस्तान पीटीआई का हाथ होगा। वो आप भी जान रही हैं और मैं भी जान रहा हूं, पूरी कौम जान रही है। मगर एक बात है कि मैं खुले दिल से जो पीटीआई की अचीवमेंट है उसको मैं जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो अहम पॉइंट है इनका उस पर मैं मुबारक दूंगा क्योंकि ये अपोजिशन मैच्योर अपोजिशन है, इन जैसी अपोजिशन नहीं है। और मुबारक इस पॉइंट पे दे रहा हूं कि इन्होंने यूटर्न को अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। तो इसलिए मैं क्यों मानूं कि ये जो स्ट्रेटजी बनी हुई है, जो मुस्तकिल प्लान है इनका, इन्होंने खुद यूटर्न की बात की है। तो इस पे 100 दिन की अचीवमेंट पे मैं इनको खुले दिल से मुबारक देता हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक अपोजिशन से। चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है। इफ्तिखार साहब और बासी साहब, सर आप दोनों से बहुत माजरत चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 दिन मुकम्मल हुए हैं वहीं खुलकर तनकीद जरूर हो रही है, लेकिन ये बेनिफिट जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक मैच्योर अपोजिशन है जो कि सही फैसलों में उनका साथ देगी। देखना यह है कि आया आने वाले दिनों में ये सही फैसले सही डायरेक्शन में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कायम रह पाते हैं या फिर नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।